वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। हाँ जी बच्चों, देखिए आज हमें एक और चैप्टर बहुत छोटा सा जो आपके एग्जाम में आता है 4 मार्क्स में। देखिए असल में कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है ये देखा जाए तो ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहा है इसका। ऑप्शन में आ रहा है इसके साथ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ऐसा सिर्फ सीबीएसई के सैंपल पेपर्स में 2 बार हुआ है। जो एक बार जो सैंपल पेपर इस साल रिलीज हुआ है और एक जो सैंपल पेपर पिछले साल रिलीज हुआ था। हालांकि जो पिछले साल मेन एग्जाम आया था उसमें कॉमन साइज स्टेटमेंट का क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं था। इसका जो ऑप्शन है वो कंपैरेटिव के साथ नहीं था, वो ऑप्शन किसी और चैप्टर के साथ बना दिया गया था। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कॉमन साइज और कंपैरेटिव ऑप्शन में आ जाए, और पॉसिबल ये भी है कि ऑप्शन में ना आए। बहरहाल आए या ना आए, हमें ये करना है और पूरा कंप्लीट करना है जी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट किया ये उससे भी ज्यादा आसान है। चलिए अब जरा लिखिएगा पॉइंट नंबर 1। लिखिए कॉमन साइज स्टेटमेंट इज ए इज एन कर दीजिए एनालिटिकल टूल फॉर वर्टिकल एनालिसिस। ब्रैकेट में दैट इज विद इन सेम ईयर। कॉमन साइज स्टेटमेंट एक एनालिटिकल टूल है वर्टिकल एनालिसिस का। मैंने आपको बताया था सेकंड चैप्टर में कि वर्टिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। वर्टिकल एनालिसिस होता है जी जब हम एनालिसिस करते हैं विद इन सेम ईयर, तो उसे हम वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल होता है जब आप ईयर टू ईयर कंपैरिजन करते हैं। तो इसका मतलब इसमें हमें सेम ईयर में ही कंपैरिजन करना है। आगे देखिए जरा पॉइंट नंबर 2। इन कॉमन साइज स्टेटमेंट हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट में करना क्या है। ईच आइटम will be expressed as percentage of a common item। अब ये मैंने क्या बता दिया। देखिए बेटे जी ऐसा है, कॉमन साइज स्टेटमेंट में हर एक आइटम की हमें परसेंटेज निकालनी है और हमें बेस एक कॉमन आइटम रखना है। मतलब ये हर एक आइटम को किसी एक पर्टिकुलर आइटम के बेसिस पे परसेंटेज निकालेंगे। अब वो देखेंगे कि किस बेसिस पे कब क्या होता है। जल्दी से पॉइंट नंबर 3 लिखिए, टाइप्स ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। देखिए जिस तरह से हमने किया था, 2 कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाई थी, इसी तरह से मैं आपको 2 ही कॉमन साइज स्टेटमेंट बताने वाला हूं। कॉमन साइज स्टेटमेंट एक तो होगी बैलेंस शीट की, कॉमन साइज बैलेंस शीट। और दूसरी होगी कॉमन साइज
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, वही है जी, सेम कंपैरेटिव बैलेंस शीट थी और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस था। यहाँ पे कॉमन साइज बैलेंस शीट है और कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस है। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। लिखिए जरा बेटे, इस बैलेंस शीट को बनाने का फंडा क्या है, मतलब ये किस तरह से बनेगा। इस बैलेंस शीट में इन कॉमन साइज बैलेंस शीट each item of balance sheet will be expressed in percentage calculated on basis of total of balance sheet। बेटे ये है इस बैलेंस शीट को बनाने का तरीका। हर एक आइटम बैलेंस शीट में जो भी आएगा, जैसे शेयर कैपिटल आया, रिजर्व एंड सरप्लस आया, शेयर वॉरेंट्स आया, ठीक है जी, कोई भी आइटम आया जी, वो क्या किया जाएगा, वो उसे हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, मतलब उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। अब बेटे परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें उसे कंपेयर भी करना पड़ेगा, मतलब उसके लिए कोई ना कोई आपको बेस लेना पड़ेगा जिसके बेसिस पे आप कर सकते हैं परसेंटेज की कैलकुलेशन। तो बेसिस लिया जाएगा जी टोटल ऑफ बैलेंस शीट। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं परसेंटेज निकाल रहा हूं, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए जरा। परसेंटेज सेम ईयर आइटम ऑफ बैलेंस शीट डिवाइडेड बाय सेम ईयर टोटल ऑफ बैलेंस शीट। आपका जो भी आइटम होगा बैलेंस शीट का, आप उसे टोटल से डिवाइड करेंगे और क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस ये करना है। जैसे अगर मैं शेयर कैपिटल की परसेंटेज निकालूंगा, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, शेयर कैपिटल का जो भी अमाउंट होगा उसे मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, टोटल ऑफ बैलेंस शीट से, और इनटू में 100, तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए नॉन करंट एसेट्स की मैं परसेंटेज निकालता हूँ फिक्स एसेट्स की, तो फिक्स एसेट्स को मैं क्या करूंगा जी, डिवाइड कर दूंगा टोटल ऑफ बैलेंस शीट से और इनटू में 100, इसकी परसेंटेज आ जाएगी। ये तरीका चलेगा हमारे कॉमन साइज बैलेंस शीट में, ठीक है। और कुछ इसी तरीके से हमारे कॉमन साइज पीएनएल में भी होगा। उसमें हमारा बेस जो माना जाएगा अमाउंट, वो माना जाता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि जो सेल्स होती है वो। चलिए उसे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम कॉमन साइज बैलेंस शीट पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि हमें इसमें करना क्या है। देखो बेटे, पहले मैं आपको इसका एक फॉर्मेट बता दूं कि किस तरह से रहेगा फॉर्मेट। बेटे जिस तरीके से आपने कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाई थी, लगभग फॉर्मेट वैसा ही है।
देखिए जरा, यहां आएगा कॉमन साइज बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स, पहले हमें लेने हैं प्रीवियस ईयर फिगर। जैसे आपने किया था कंपैरेटिव में, पहले आपको प्रीवियस ईयर का फिगर लेना है और फिर आपको लेना है करंट ईयर का फिगर। हालांकि बैलेंस शीट की अगर बात की जाए तो बैलेंस शीट में आपको पहले करंट ईयर का फिगर गिवन होता है और फिर प्रीवियस ईयर का, तो यहां पे आपको उल्टा करना है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करते जी परसेंटेजेस। देखिए अब जरा मैं ये परसेंटेजेस का कॉमन कर देता हूं। परसेंटेजेस यहां लेनी है प्रीवियस ईयर और यहां लेनी है करंट ईयर। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये हमारी बैलेंस शीट में साइड है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ओके, और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में जो सबसे पहला हमारा आता है वो है मेजर हेडिंग शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल हमें बताइए। और हमें रिजर्व एंड सरप्लस भी बताया है। इसके अलावा नॉन करंट लाइबिलिटीज बताइए जी, बस टोटल बता दिया नॉन करंट लाइबिलिटीज है। और तीसरा हमें करंट लाइबिलिटीज भी बता दिया और इसका भी हमें सिर्फ टोटल ही बताया गया है, मतलब इसके अंदर कोई भी सब हेडिंग क्वेश्चन दे ही नहीं रहा है। तो बेटे हम इसे किस तरह से लिखेंगे, जैसे शेयर कैपिटल है पहले 1 लाख है, फिर ये करंट ईयर में 2 लाख है, और यहाँ पे है रिजर्व एंड सरप्लस 40,000 और ये है जी 60,000। नॉन करंट लाइबिलिटीज है 1,60,000 और यहाँ है 1,40,000। 3 लाख रुपए की करंट लाइबिलिटी है और यहाँ 2 लाख रुपए की करंट लाइबिलिटी है। अब बेटे मुझे एक बात बताना जरा, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, इसके अलावा इसमें एक और मेजर हेडिंग आता है शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। वो हमें गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब वो है नहीं। अगर मैं इस साइड का टोटल कर दूं तो क्या ये टोटल लाइबिलिटी साइड का टोटल माना जाएगा? टोटल लाइबिलिटीज होगी, जवाब है हाँ। एंड टोटल लाइबिलिटीज आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल एसेट, इसका मतलब ये टोटल ऑफ बैलेंस शीट होगा। एक बार जल्दी से इसका टोटल करते हैं, तो ये बन रहा है जी पहले साल का 6 लाख, और दूसरे साल का अगर किया जाए करंट ईयर का तो ये भी 6 लाख ही बन रहा है जी। मजे की बात सुनो, दोनों का ही 6 लाख बन रहा है। अब बेटे जरा ध्यान से समझना, हमें कॉमन साइज में वर्टिकल एनालिसिस करना है। वर्टिकल एनालिसिस का मतलब होता है कि हम ऐसे नहीं देखेंगे, हम ऐसे एनालिसिस करेंगे। ये है प्रीवियस ईयर, हर एक आइटम की परसेंटेज निकालनी है टोटल के बेसिस पे। यानी कि शेयर कैपिटल 1 लाख है, डिवाइडेड बाय कर दीजिए 6 लाख, तो परसेंटेज आएगी 33.33%। 40,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू में 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 66.67%। एक मिनट रुकिए जरा, ये शायद गलत है।
हाँ जी ये गलत है, ये 16.67% बनेगा। और 40,000 को अगर मैं 6 लाख से डिवाइड करता हूं इनटू में 100, तो बेटे ये 66 नहीं 6.67% बनेगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, 1,60,000 है, इसे डिवाइड कर दीजिए 6 लाख से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये बन रहा है 26.67%। ओके जी। करंट लाइबिलिटीज है 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इनटू में 100, ये तो साफ पता चल रहा है ये 50% है। अच्छा, अब टोटल की परसेंटेज कैसे आएगी? 6 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इनटू में 100, और ये 100% आएगा। बेटे एक बात जरा ध्यान से सुनना, कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमने हर एक आइटम की परसेंटेज के लिए बेस माना टोटल को, और इसी में से निकाला हमने हर एक टोटल। तो अब आप एक बात समझ लीजिए, अगर मैं इन सब का भी टोटल कर दूं तो ये इसके इक्वल बनेगा। समझ रहे हैं, कंपैरेटिव में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अगर मैं इन सब का टोटल कर दूं तो ये इक्वल बनेगा कि किसके? प्रीवियस ईयर के परसेंटेज के इक्वल आएगा। आप टोटल करके देख लीजिए तो ये 100% ही बनेगा। पूरा अगर आप टोटल कर देंगे तो 100% ही बन जाएगा, बल्कि आपको ये 8 लेना पड़ेगा, तब जाके 100% बनेगा राउंड फिगर में। वो 100% बनना ही है बेटे, मैथमेटिक्स है। आप एक बात बताओ जरा, मैं सबको इससे डिवाइड कर रहा हूं और फिर परसेंटेज निकाल रहा हूं, और जब मैं इसको इससे ही डिवाइड करूंगा तो ऑफ कोर्स वो 100% आएगा। समझ रहे हैं आप बात? चलिए अब यहां देखते हैं जी। अब इस ईयर का, करंट ईयर का परसेंटेज 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इनटू में कर दीजिए 100, तो ये बनता है 33.33%। फिर 60,000 डिवाइडेड बाय 6 लैक्स इनटू में 100, तो बेटे ये तो बहुत सिंपल ही है, 10% है। 1,40,000 है। 1,40,000 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 6 लाख से और मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो ये बनता है 23.33%। फिर है जी 2 लाख, ये फिर से वही बनेगा 33.33%। और अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये 100% बनना चाहिए, क्योंकि 6 लाख अपॉन में 6 लाख करेंगे तो भी 100% आएगा, और इसका टोटल करेंगे तो भी 100% आएगा। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो टोटल होता है, हमें करंट ईयर में पहली तो एक चीज कंपैरिजन करना होता है करंट ईयर में। तो करंट ईयर के हर एक आइटम की परसेंटेज निकालनी है, प्रीवियस ईयर की प्रीवियस ईयर में निकालनी है, इस तरीके से काम करना है। और जो टोटल परसेंटेज आएगी वो भी हमारी 100% बननी चाहिए इन सबको प्लस करके। सेम इज फॉर एसेट साइड। एसेट साइड में भी हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपकी बुक का, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। जल्दी से बुक ओपन करेंगे और उसमें आप एक क्वेश्चन निकाल लीजिए। क्वेश्चन क्या बेटे, मैं आपको इसमें एक इलस्ट्रेशन करा देता हूं क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान चीज है। देखिए अब जरा, ये है बेटे जी इलस्ट्रेशन नंबर 1। कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ऑक्सफोर्ड लिमिटेड। ये इंफॉर्मेशन ऑक्सफोर्ड लिमिटेड की है, यहाँ पे जितने भी रुपीस है वो लैक्स में गिवन है, 2019 और 2018। ठीक है। पर्टिकुलर्स में इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉमन साइज बैलेंस शीट। बेटे आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जितने भी अमाउंट्स बताए गए हैं वो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में अरेंज्ड नहीं है।
तो अगर ऐसा होता है कंपैरेटिव और कॉमन साइज दोनों में, तो पहला काम आपको ये करना है, जो डेटा आपका बैलेंस शीट की फॉर्म में अरेंज नहीं है, अरेंज इट इन बैलेंस शीट फॉर्मेट। ठीक है जी। तो देखिए कैसे बनेगा। पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आप एक बार जरा यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी मेजर हेडिंग आएंगी। शेयर होल्डर फंड आएगा, एसएचएफ लिख देते हैं इन दोनों के लिए, ये भी एसएचएफ में ही है। नॉन करंट लायबिलिटी आएगा, करंट लायबिलिटी आएगा। तो तीन चीजें तो आएंगी कहां पे, लायबिलिटी साइड। नॉन करंट एसेट्स आएंगे और करंट एसेट्स आएंगे। ठीक है बेटे, अब बना दो फॉर्मेट। इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड्स फर्स्ट, इसमें शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, बस लायबिलिटी साइड में इतना ही आएगा। दूसरी साइड बना दीजिए, साइड है बी जिसका नाम है एसेट्स। दो चीजें हैं इसमें, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। हो गया जी। अब इसके बाद देखिएगा, अब देखते हुए चलिए बेटे। हमारे अमाउंट कैसे गिवन है, देखिए 2019 है और 2018 है, लेकिन हमें जो अमाउंट लेना है पहले 2018 और फिर 2019, और परसेंटेज भी पहले 2018 और 2019, इस तरीके से लेना है। आप ये सारे अमाउंट ध्यान से देखिएगा। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये अलग अलग नहीं दिखाएंगे, शेयर कैपिटल में इसका टोटल दिखाएंगे 18 लाख, इस तरीके से। फिर उसके बाद ये भी 18 लैक्स है तो ये 18 लैक्स। रिजर्व एंड सरप्लस में पहले थे 4 लाख, फिर है 5.4, तो 4 लाख और 5.4। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज में 14 पहले थे, फिर 14.40, देख लीजिए दोनों लिख दिए। करंट लाइबिलिटीज में 4 लैक्स पहले थे, फिर 7.20 है, तो 4 और 7.20। अब ये ध्यान रखिए क्योंकि हम डेटा एज इट इज उठा रहे हैं, तो हम यहाँ पे रुपीज इन लैक्स हम भी लिखे, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो हम ले रहे थे इसी तरीके से जिस तरीके से इसने बताया, और इसने ऊपर लिख दिया था रुपीज इन लैक्स, तो बेटे आपको भी लिखना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा कि लैक्स में है। अब बेटे क्या करना है, हमें परसेंटेज निकालनी है, तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू में 100 कर दीजिए, 45%। 4 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू में 100, 10% आएगा, ये देख लीजिए 10 आ रहा है। 14 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू में 100, 35। 4 लाख डिवाइडेड बाय 40 इंटू में 100, 10%। और इन सबका टोटल 100% बनना चाहिए, क्योंकि वो 40 डिवाइडेड बाय 40 इंटू में 100 करके आएगा। सेम आप 2019 के लिए करेंगे, 18 लैक्स डिवाइडेड बाय 40, तो ये 40% बनेगा। 5.40 डिवाइडेड बाय 45, तो ये 12 बनेगा। और 14.40 डिवाइडेड बाय 45 लैक्स, इट विल बी 32%। और 10 को अगर करेंगे, कहा गया 7.20 को करेंगे 45 से डिवाइड इंटू में 100, तो ये 16% बनेगा। ठीक है जी। ठीक ऐसे ही नॉन करंट लाइबिलिटीज का करना है। नॉन करंट लाइबिलिटीज पे आ जाइए, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज पे 28 लाख था, डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो बेटे ये हो जाएगा 68%, ये 70 सॉरी। और 12 लाख डिवाइडेड बाय 40, 30%। 30.60 को डिवाइड करेंगे 45 लाख से, तो ये 68%। 14.50 डिवाइडेड बाय 45 लैक्स, तो ये 32%। और टोटल इसका भी 100% आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 40 डिवाइडेड बाय 40 इंटू में 100 होगा, और यहाँ 45 डिवाइडेड बाय 45 इंटू में 100 होगा। इस तरीके से काम करना है। ये बहुत ज्यादा आसान है, अगर देखा जाए कंपैरेटिव के कंपैरिजन में, तो ये बहुत ज्यादा आसान है बेटे। ये थी हमारी कॉमन साइज बैलेंस शीट। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। अब मैं आपको बता देता हूं दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस,
इसका फंडा क्या है, इसमें भी हमें वर्टिकल एनालिसिस करना है। तो बेटे काम तो वही करना है कि परसेंटेज निकालनी है। तो इसमें डायरेक्टली लिख लीजिए, इसमें हमें करना क्या है जी, परसेंटेजेस कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज ऑफ ईच आइटम will be calculated on basis of total revenue from operation। देखना बेटे ध्यान से, बैलेंस शीट में हमें बेस क्या लेना होता है, परसेंटेज निकालने के लिए टोटल। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल नहीं लेना है, यहां रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है। अब आप में से कई बच्चों के दिमाग में ये आएगा, ऐसा क्यों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कोई बेस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मेरे बच्चों पी एंड एल में आने वाली हर एक चीज, हर एक आइटम डिपेंडेंट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे, यानी कि सेल्स पे। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर बिजनेस की सेल्स जीरो हो तो क्या आप कोई खर्चा कर पाओगे? क्या आपको कोई इनकम हो पाएगी? नहीं बेटे, बिजनेस चलता ही एक चीज के बेसिस पे है, सेल्स। सेल्स आर द ब्रीथ ऑफ बिजनेस। अगर वो ब्रीथ करना बंद कर देगा तो सारा सिस्टम अपने आप बंद हो जाता है। तो इसी वजह से हम सेल्स के बेसिस पे ही परसेंटेजेस निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पे परसेंटेज किस तरह से आएगी, देख लीजिए। परसेंटेज इज इक्वल टू आइटम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, जो भी आइटम होगा, डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और इनटू में क्या करेंगे, 100। इस तरीके से हमारी परसेंटेज आएगी कॉमन साइज स्टेटमेंट की, सॉरी, ये कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। कहने का मतलब ये कि बैलेंस शीट में हमने हर साल की परसेंटेज निकाली थी, किसके बेसिस पे, वो निकली थी जी टोटल ऑफ बैलेंस शीट के बेसिस पे। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे निकलेगी किस बेसिस पे, आरएफओ के बेसिस पे। अगेन एक बात का आप ध्यान रखेंगे, वो ये कि अगर डाटा अरेंज्ड ना हो फॉर्मेट में तो हमें फॉर्मेट में पहले उसे अरेंज करना है। रेंडमली मैंने इलस्ट्रेशन 7 को ही निकाल लिया है। देखिए जरा, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ तनुश्री लिमिटेड। ये पर्टिकुलर्स हमें गिवन है, पहले 2017 है, फिर 2016, ये ध्यान रखिएगा। हमारे कॉमन साइज में पहले प्रीवियस ईयर आएगा, फिर करंट ईयर आएगा। आरएफओ है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंस और अदर इनकम। तो बेटे अब बना लो फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट और परसेंटेज। ठीक है जी, ये आएगा पहले प्रीवियस ईयर 2015-16, फिर 16-17, फिर 15-16, फिर 16-17। अगर आप चाहते तो यहाँ पे सिर्फ 2016, 2017, 2016, 2017 ऐसे भी लिख सकते थे। अब देखते हुए चलिए, सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, क्या अदर इनकम गिवन है, जवाब है हाँ। तो ऐड कर दीजिए अदर इनकम, पहले फॉर्मेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो फिर आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, ठीक है जी, इसे टोटल इनकम बोलते हैं। नेक्स्ट, चेंजेस इन इन्वेंट्री, ये एक्सपेंस में आता है तो लेस एक्सपेंस। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है जी पहले, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आएगा, फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री आएगा, फिर अदर एक्सपेंस आएगा, और टोटल कर देंगे तो टोटल एक्सपेंस आएगा। ये हो गया जी एक्सपेंसेस का टोटल। ए माइनस बी, यानी कि अगर ये ए है और ये बी है, ए माइनस बी करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ओके, अब देखिए जरा क्या क्या बताया हुआ है।
बेटे यहाँ पे 25 लाख आरएफओ है, फिर 40 लाख है, तो देखो 25 और 40, अदर इनकम 50 है और एक 60 है, तो 50 और एक 60 टोटल हो गया 25,50,000 और 41,60,000। फिर एक्सपेंसेस पे आते हैं, तो एक्सपेंसेस पे पहले है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो ये हो गया जी 18,50,000, 33,60,000, 18,50, 33,60,000। फिर उसके बाद चेंजेस इन इन्वेंट्री, पहले 1,50 फिर नेगेटिव 2 लाख, ये एज इट इज लिखने हैं जी, 1,50 और नेगेटिव 2 लाख। फिर बेटे नेक्स्ट अदर एक्सपेंस है 1 लाख और 1,20,000, 1 लाख और 1,20,000। अब एक्सपेंसेस का टोटल कर दीजिए, 21 लाख और 32,80,000, ये माइनस कर दीजिए, तो पहले साल का पीबीटी आएगा 4.5 लाख और फिर आएगा जी 8,80,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दोनों ईयर कहा गया। पहले हमेशा इतना फॉर्मेट कंप्लीट किया करो कॉमन साइज में। अब परसेंटेज निकालिए, हमें बेस क्या लेना है अब, आरएफओ। तो 25 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू में 100 करेंगे तो 100%, 50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू में 100 तो 2%, 25,50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू में 100 तो 102%। आप देख रहे हैं यहां पे भी इसका टोटल इसके बराबर आया। ठीक है जी, वो आएगा ही, क्योंकि बेटे इसकी जितनी परसेंटेज हो और इसकी जितनी परसेंटेज हो वो इसी के बेसिस पे निकल रही है। अब देखिए 18,50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख 74, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, तो ये हो जाएगा जी आपका 6%। और 1 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू में 100 करेंगे तो 4%, 21 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू में करेंगे 100 तो 84%। इसका 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 टोटल देखिए, अब क्या ये सेम आ रहा है? यस, ये भी सेम आ रहा है। अब बेटे आप क्या करोगे, इसकी परसेंटेज 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 25,50,000, 18%, या तो ऐसे निकाल लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते थे 102 में से 84 माइनस कर दीजिए, तो भी वो सेम ही आएगा। वो बेटे आना ही है कॉमन साइज में सेम। वो इस वजह से आता है क्योंकि हमारा परसेंटेज लेने का बेसिस हमेशा सेम होता है। ठीक है, अब इसी तरह से हमने करंट ईयर के परसेंटेजेस निकाले। यहां पे हमने 40 लाख को बेस लिया है, तो 40 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख 100 हो गया, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 40 लाख 4% हो गया, ये 104% हो गया। 33,60,000 डिवाइडेड बाय 40 लाख इंटू में 184, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1,60,000, ये हो गया जी 5%। 1,20 डिवाइडेड बाय 40 लाख 3%। 32,80,000 को डिवाइड करेंगे 40 लाख से और मल्टीप्लाई 100% से, तो ये बनेगा 82%। अब आप 104 में से 82 माइनस करिए तो ये सेम आएगा, या फिर 8,80,000 की परसेंटेज निकाल दीजिए 40 लाख पे, तो भी 22% ही आएगा। इस तरीके से है हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कॉमन साइज स्टेटमेंट बनती कैसे है। अब बेटे जी इसमें भी प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस भी आपको करने पड़ेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसे कट कर दीजिए, ये ट्रेंड एनालिसिस है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ये तो सिर्फ बताने के लिए एक क्वेश्चन दे दिया है कि ट्रेंड एनालिसिस ऐसे होता है, तो जस्ट कट इट डाउन, हमें ये नहीं करना है। आपको जो क्वेश्चंस करने हैं इस चैप्टर के होमवर्क में, वो करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8। लो बेटे जी, एक और चैप्टर हमारा निपट गया। देखिए ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, इसी वजह से ये जल्दी हो रहे हैं, और बहुत आसान चैप्टर्स है। पहले जब बड़े चैप्टर्स आए तो आप याद कीजिए कि हमने उनमें महीनों भी लगाए, तो आप ऐसा मत समझिए कि हम तेज जा रहे हैं। अब ऐसा है जी, चैप्टर की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसी के हिसाब से चला जाता है। तो ये होमवर्क आपको करना है, क्योंकि ये बहुत आसान है, इस वजह से मैं कोई इंडिविजुअली क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ इस पे। बस आपको परसेंटेज निकालनी है बेटे, अपने छोटे भाई बहन को साथ बिठा लेना, ठीक है, परसेंटेज वो बताता जाएगा और तुम ये अकाउंट के हिसाब से लिखते जाना, काम आपका हो जाएगा। ये तो इतना सरल काम है।
अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप। अगला जो चैप्टर है अकाउंटिंग रेशो, उसके मेरे पास पूरे वीडियोस हैं। आप जैसे ही ये काम खत्म कर लेंगे, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। तो अकाउंटिंग रेशो का तो आप समझिए इस तरह से वीडियो बना हुआ है कि एक एक क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, आप पाएंगे वो एक एक घंटे की वीडियो है। उसमें पहले क्या होगा जी, कंसेप्ट बताया जाएगा, फिर आपको पूरा समझाया जाएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस होंगे। क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन, और इसके अंदर अकाउंटिंग रेशियो में करीब 100 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, इस वजह से इतना टाइम लगा है उसमें कि हमारे एक एक घंटे के कुछ 8 से 10 वीडियो हैं और पूरे क्वेश्चन कवर्ड है इसमें 129, 129 क्वेश्चन। अब आप सोच लीजिए, लेकिन वो लेंथी नहीं होते, लाइक पार्टनरशिप एंड शेयर्स, वो क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो देखिए, वो बिल्कुल आपको देखनी है क्लासेस, और वो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कभी भी देख लीजिएगा। मैं तो बस आपको फॉरवर्ड कर दूंगा वंस आई गॉट मैसेज इन द ग्रुप कि आपने ये वाला काम कर लिया है, हमें अकाउंटिंग रेशियो भेज दीजिए क्लासेस, मैं तुरंत आपको भेज दूंगा। बहरहाल, अब हमारा एक ही चैप्टर बचा है, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस आर गोइंग टू बी लेंथी फॉर नेक्स्ट 2 days, तो ये ध्यान रखिएगा कि अब सिलेबस बिल्कुल हाशिए पे आ गया है, खत्म होने वाला है। ठीक है, ओके बाय, थैंक्स अ लॉट।